देश भर में डॉक्टर्स में गम और गुस्सा दिख रहा है। कोलकाता की शर्मनाक घटना ने डॉक्टर्स की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, सरकार को आगे आकर कदम उठाना होगा। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की ये लोग बात कर रहे हैं। कई डॉक्टर्स कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में 7 बड़े शहरों में हुए प्रदर्शन को हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में तो आज जो पीड़िता थी, दिवंगत डॉक्टर की याद में मौन भी रखा गया। डॉक्टर्स ने लखनऊ के अहम चौराहे पर मौन भी रखा। तो ये तस्वीरें आ रही हैं और सीधे हम अतुल रंजन के पास चलेंगे। दिल्ली में इस समय भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है और मनीष कुमार भी हमारे सहयोगी हमारे साथ कोलकाता में मौजूद हैं। अगर मनीष मैं आपके पास पहले आऊँ, क्योंकि सीबीआई ने भी जांच अपनी गति पकड़ ली है। वहाँ पे आज ममता बनर्जी ने भी रैली निकाली, डॉक्टर्स भी डटे हुए हैं। इस समय क्या हो रहा है वहाँ पर? पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं फिलहाल आरजी कार अस्पताल में हूं। यहां पर सीबीआई की टीम दोपहर 2 बजे से है और जो सेमिनार हॉल है जहां पर ये जघन्य घटना को अंजाम दिया गया, वहां पर वो बैठे हैं और आसपास जो उस समय जो डॉक्टर्स थे बातचीत भी कर रहे हैं कि जो जिन लोगों के से जो मृतक पीड़िता हैं उनकी अंतिम बातचीत हुई थी। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डॉक्टरों की जो पूरी टीम है, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर रेजिडेंट्स हैं, ये यहाँ पर सुबह से 11 बजे से बैठे रहते हैं। हमारे साथ कुछ जो प्रोटेस्टर्स डॉक्टर्स हैं ये लोग हैं। ये बताइए कि अब सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, आप लोगों का प्रोटेस्ट जारी है, आप लोग क्या चाहते हैं? We want justice, nothing less, nothing more. क्या आप लोगों का क्या कहना है, क्या चाहते हैं? CBI इंक्वायरी फर्स्ट प्रायोरिटी। ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी धांधली थी, जिसके कारण जो है मृतक पीड़िता के साथ इतनी बड़ी जघन्य घटना को अंजाम दिया गया। क्या ऐसी कोई बात थी? अब समझ में नहीं आया। क्या यहाँ पर अस्पताल के अंदर ये कहा जा रहा है कि काफ़ी धांधलियाँ चल रही थी, काफ़ी गलत काम हो रहे थे, जिसके कारण भी इस घटना को अंजाम दिया गया हो? उसके बारे में ही तो हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ये सब। दैट इज़ व्हाट वी वांट, द ट्रूथ, द जस्टिस अबाउट व्हाट वी वांट। आप लोगों का प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? वी हैव a particular list of demands that is today been published and given to the press as a result of the GB meeting. You can find our list of demands in that. तो निधि, ये डॉक्टर से इनका कहना है कि जब तक इनके लिस्ट ऑफ डिमांड्स को माना नहीं जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आज कोलकाता में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी, उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। उन्होंने अपने सरकार के जो इस संबंध में जब से उनको खबर मिली उसके बारे में जनता के बीच जाकर उन्होंने सबको बताया। इसके अलावा जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने भी एक पॉइंट बाय पॉइंट जो है अपने स्टैंड को रखा, क्योंकि उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कोलकाता पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है। उनके एक्शन से जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं या डॉक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हैं। उनके ऊपर हर इतने सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी का भी प्रोटेस्ट हुआ, दोपहर में भी प्रोटेस्ट हुआ, शाम में भी हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अस्पताल के अंदर में जो तोड़फोड़ की घटना हुई थी, उस तोड़फोड़ के मामले की जांच भी अब कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को दे दिया है। यानी कि सीबीआई जो है ना केवल इस नृशंस हत्या बलात्कार के मामले की जांच करेगी, बल्कि इस अस्पताल में 14 तारीख की देर शाम जिन लोगों ने तोड़फोड़ किया है, हालांकि इस संबंध में कोलकाता पुलिस ने 26 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन 26 लोग हैं या उससे अधिक लोग भी इस अस्पताल के अंदर उन्होंने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था, उनका राजनीतिक एंटीसीडेंट क्या है। सब यही जानना चाहते हैं कि इस घटना को अंजाम देने वाले आखिर क्या उनकी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता थी या किसी राजनीतिक इशारे पर उन्होंने ऐसी बड़ी घटना को, या ऐसा घटना जिससे सबके रोंगटे खड़े हुए कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन कोलकाता पुलिस भी के बारे में सब कह रहे हैं कि उनके तरफ से काफ़ी लैप्सेस हुआ, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने यहां पर जमकर तोड़फोड़ की। निधि, बिल्कुल बिल्कुल मनीष, आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और सीधे हम लखनऊ चलते हैं। तनिष्क पंजाबी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद, उन्होंने डॉक्टर्स से वहां पे बात की, जिन्होंने कैंडल मार्च निकाला, मौन व्रत रखा। आइए सुनते हैं तनिष्क को। मैं इस वक्त लखनऊ के 1090 चौराहे पर हूं और मैं आपको एक बार यहाँ पे दृश्य दिखाना चाहता हूं कि 4 मेडिकल कॉलेजेस के सारे के सारे डॉक्टर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए।
जब से प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं ये अभी तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। अभी तक जो है कॉलेजेस के कैंपस के अंदर हो रहे थे, अब 4 सबसे बड़े मेडिकल कॉलेजेस एक साथ इकट्ठा हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं कैंडल लाइट यहाँ पर करी गई है, आप अलग अलग तरीके के पोस्टर्स हैं और सारे डॉक्टर्स एक साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो बंगाल में हुआ उसके खिलाफ। हम सबसे एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे, सारे डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले एज अ डॉक्टर ये जब किस्सा आपने सुना और पूरा ये इंसिडेंट पता चला, क्या इमोशंस एज अ डॉक्टर आपके अंदर आए? मैम, हम लोग इमोशनलेस थे एक्चुअली, उस समय कोई इमोशन नहीं आ पा रहा था। एक मन कर रहा था कि उसको तुरंत मारा जाए। ये क्या हुआ, सबके लिए ये बहुत ख़तरनाक है। मतलब जो भी नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, नाइट ड्यूटीज़ का लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं, दे आर नॉट सेफ़। तो मेन हमें लड़ाई करनी है कि हमारी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स देखिए भगवान नहीं होते हैं और कोई भी डॉक्टर कभी ये नहीं चाहता है कि पेशेंट को कुछ इस तरह का हो जाए कि वो उसका नाम खराब हो। हर डॉक्टर अपनी जान लगा के और अपने ओथ के उसके ऊपर बंधा होता है, वो यही कोशिश करता है, आखिरी टाइम तक यही काम उसका रहता है कि वो जान लगा दे। और सबसे ज़्यादा तो बच्चियाँ, जो बच्चियों की नाइट ड्यूटीज़ है, अब बताइए मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो सेफ़ नहीं है बच्ची। और जिस कंडीशन में वो पाई गई है, उसके फादर ने, उसके पेरेंट्स ने किस तरह से वो बियर किया लॉस। मुझे कहना है कि ये जो बहुत निर्ममता से गैंग रेप करके उसकी हत्या की गई है उस बच्ची की, ये मामला तब तक शांत ना हो जब तक उन हत्यारों को इसी निर्ममता से दंड ना दिया जाए। और हम लोग बहुत जोर जोर से कहते हैं कि वुमेन इक्वालिटी है, वुमेन्स को बिल्कुल साथ में काम करना चाहिए। कहाँ गई उन लोगों की मानसिकता जो वुमेन को इक्वलेंट कहते हैं? पढ़ी लिखी एक माँ बाप के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है कि एक बच्ची को पढ़ा लिखा के पीजी तक पहुँचाए, उसके बाद इसकी निर्ममता से रेप और हत्या, और उसके बाद उसको जस्टिस नहीं मिले। एक बहुत अहम बात ये होती है कि इंसान जो है 2 जगह महफूज सेफ फील करता है, एक अपने घर पे, दूसरा या तो अपने जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहा है या फिर जहाँ पे वो काम कर रहा है। अब उसी जगह पर अगर एक औरत, एक इंसान अगर सेफ फील करना ही बंद कर दे तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष पंजाबी, NDTV। बिल्कुल, तो डॉक्टर्स का गुस्सा जायज़ है। आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ 8 में राजस्थान से उदयपुर से खबर आ रही है। वहाँ पे एक छात्र को दूसरे छात्र ने चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद नाराज़ लोगों ने आधा दर्जन गाड़ियों में आग लगा दी। दोनों छात्र अलग अलग समुदाय से हैं। इस घटना के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। घटना की जानकारी होते ही दुकानें भी बंद कर दी गईं। उदयपुर में धारा 144 लगा दी गई है। घायल छात्र का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को हिरासत में लिया गया और मामले की जांच की जा रही है। हर्षा कुमारी सिंह हमारी सहयोगी जानकारी दे रही हैं। जी देखिए, बिल्कुल उदयपुर में जो घटनाक्रम हुआ है, कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक तनाव उसके कारण पैदा हो गया है। 2 बच्चों के बीच में जो झगड़ा हुआ था, दोनों 15 साल के बच्चे हैं और एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भटियाणी चौटा में जो ये दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, लंच ब्रेक के दौरान चाकूबाजी हुई है। लेकिन क्योंकि दोनों अलग अलग समुदाय से थे, बच्चे को अस्पताल लाया गया है। उसके बताया जाता है कि जांघ में 2-3 बार चाकू से वार किया गया है और काफी ब्लीडिंग हुई है। इसको लेकर लोग वहां पर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए और अस्पताल में इकट्ठा हो गए। उसके बाद में जो है वो लोग, उन्होंने एक तरह से मतलब भीड़ थोड़ी सी बेकाबू हो गई। कुछ गाड़ियों को जला दिया, कहीं लाठीचार्ज भी करना पड़ा पुलिस को। अब सेक्शन 144 जो पहले सेक्शन अब 163 हो गया है, उसे लागू कर दिया गया है। पूरे उदयपुर में तनाव की स्थिति है वहां पर, क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर सांप्रदायिक माहौल पैदा होता है तो पुलिस को काबू करने के लिए मुश्किल रहेगी। इसलिए भारी पुलिस बल तैनात है उदयपुर में। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन काफी कुछ ये इस पर भी निर्भर करता है कि बच्चे की हालत कैसे रहेगी, क्योंकि बच्चा काफी गंभीर रूप से घायल है, अभी अस्पताल में है और लोगों में एक आक्रोश की भावना दिखाई दे रही है। इसलिए फिलहाल वहां पर कलेक्टर ने भी अपील की है कि जो लोग हैं वहां पर वो शांत रहे, कहीं पर भी जो जिस तरह से ये रूमर्स वगैरह पे ध्यान नहीं दे, और भारी पुलिस बल भी अभी उदयपुर में तैनात है। महाराष्ट्र के विपक्षी
गठबंधन महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान सामने आ गई। गठबंधन के पदाधिकारी सम्मेलन में उद्धव ठाकरे ने गेंद कांग्रेस के पाले में एक तरह से डालते हुए कहा कि वो साफ करे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि उन्होंने बाद में ये भी कहा है कि जिसका नाम का ऐलान होगा वो उसका समर्थन करेंगे। हम साथ साथ हैं, यही संदेश देने के लिए मुंबई के षणमुखानंद हॉल में कांग्रेस, ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी के बड़े नेता जुटे। कहने को तो ये महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के पदाधिकारियों का सम्मेलन था, लेकिन इसका असली मकसद अपनी एकता दिखाना था। बीते कई दिनों से मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस में खींचतान दिख रही थी। इसमें कार्यक्रम के दौरान एक नया मोड़ तब आ गया जब उद्धव ठाकरे ने सीधे कांग्रेस से पूछा कि वो बताए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। मैं आज आप सभी के सामने कहना चाहता हूं कि पृथ्वीराज चौहान हो या शरद पवार जी, आप आज अभी अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करो। उद्धव ठाकरे को उसे समर्थन होगा। जो अनुभव मुझे सेना बीजेपी की युति में हुआ उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। हम भी बैठकों में तय किया करते थे कि जिसकी सीटें ज्यादा उसका मुख्यमंत्री, लेकिन इससे होता यह था कि युति की सीटें ज्यादा लाने के बजाय एक दूसरे की सीट गिराने में ज्यादा काम होता था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी तय करो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा और फिर आगे बढ़ो। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि इस कार्यक्रम में सीएम पद के चेहरे का ऐलान होगा। बीते चंद दिनों से ठाकरे सेना के सांसद संजय राउत उद्धव ठाकरे को बतौर सीएम के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे थे और ये बात कांग्रेस को नागवार गुजर रही थी। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने इस मौके पर कहा कि गठबंधन की प्राथमिकता चुनाव में बहुमत हासिल करना है। मुख्यमंत्री तीनों पार्टियों के नेता मिलकर तय करेंगे। या भ्रष्टाचारी सरकारला महाराष्ट्र धर्म और स्वाभिमान बेचने वाले इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना है और ईमानदार जनता के लिए महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाना है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सारे वरिष्ठ नेता तय करेंगे। मेरा और आपका ये काम नहीं है और इसीलिए महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की बहुमत वाली सरकार लाने का संकल्प करके हमें आगे बढ़ना होगा। एक बहुमताचं सरकार आणण्याचा संकल्प करून या ठिकाणी तो आपण सगळे जाऊ असा विश्वास मैं या ठिकाणी व्यक्त करतो। प्रधानमंत्री के राज्यसभा में न जाने और राहुल गांधी को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के समारोह में 5वीं पंक्ति में बिठाने की मिसाल देकर शरद पवार ने आरोप लगाया कि संविधान खतरे में है और उसे बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों का साथ रहना जरूरी है। लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ की भूमिका हमने ली थी, उसमें कुछ हद तक हम कामयाब रहे, लेकिन इसका मतलब संविधान पर जो संकट है वो पूरी तरह से टला, ऐसा नहीं कह सकते। और इसका मुख्य कारण आज देश का कारोबार जिनके हाथ में है, उनका संविधात्मक संस्था और विचारधारा इनके प्रति आस्था ना होने का है। प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा जैसी रखनी चाहिए, उतनी प्रतिष्ठा देश के विरोधी पक्ष नेता की रखनी चाहिए। कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में देश के विरोधी पक्ष नेता को पिछली पंक्तियों में बिठाया था। राहुल गांधी जी की प्रतिष्ठा रखी जाएगी, ऐसी अपेक्षा रखना भी ठीक नहीं होगा। इसका मुख्य कारण लोकशाही के संस्थानों पर बिल्कुल विश्वास न करने वाले राज्यकर्ता आज देश की सत्ता में बैठे हैं। संविधानात्मक संस्था, विचारधारा आणि चतुर्य यांच्या सवयीची आस्था नाही। महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति की ओर से महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडली बहन योजना का जिक्र कई बार कार्यक्रम में हुआ। सभी नेताओं ने अपने पदाधिकारियों से अपील की कि वो लोगों के बीच जाकर उनको समझाए कि महायुति की सरकार अपने पार्टी फंड से महिलाओं को पैसा नहीं दे रही, ये आम लोगों का टैक्स का पैसा है। कहने को तो ये मौका एकता प्रदर्शन का था, लेकिन महाविकास आघाड़ी के दोनों दल मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर आमने सामने आ गए। दरअसल ठाकरे वाली शिवसेना को ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, अगर वैसा ही विधानसभा चुनाव में रहा और अगर इस फॉर्मूले पर अमल किया गया कि जिसके ज़्यादा विधायक उसका मुख्यमंत्री, तो उनके हाथ से मुख्यमंत्री पद का मामला जो है वो खिसक सकता है। लिहाजा जो फॉर्मूला शिवसेना कभी बीजेपी के साथ अपनाती थी कि केंद्र में बीजेपी और महाराष्ट्र में शिवसेना, उसी तरह से वो चाहती है कि इस विधानसभा चुनाव में ये तय हो जाए कि केंद्र में कांग्रेस
लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना होगी, इसलिए वो कांग्रेस पर दबाव बनाती हुई दिख रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर और मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आज चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया। 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में तमाम संशयों पर आज विराम लग गया और 10 साल बाद अब यहाँ जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया की बहाली हुई। दस साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव 3 चरणों में होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग इस बार चुनावों में हिस्सा लें, इसके लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. 20th of August. अमरनाथ यात्रा के समाप्ति के दूसरे दिन से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे, जो कि 20 अगस्त का दिन है। 20 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। 27 अगस्त तक पहले फेज के नॉमिनेशन होंगे। स्क्रूटनी ठीक उसके अगले दिन 28 को होंगे और मतदान 18 अक्टूबर दिन बुधवार को होना है। दूसरे फेज के लिए नोटिफिकेशन 29 अगस्त को, नॉमिनेशन 5 सितंबर तक, मतदान 25 अक्टूबर को होंगे। फेज 3 के लिए नॉमिनेशन 5 सितंबर को और मतदान 1 अक्टूबर को होंगे। मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। And phase 3 nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October. चुनाव आयोग के मुताबिक पहला चरण सितंबर 18 को होगा। इस चरण में ज्यादातर इलाके घाटी के और ज्यादा संवेदनशील हैं, जैसे शोपियां, कोकरनाग, अनंतनाग और जम्मू के भी, जैसे डोडा और किश्तवाड़। दूसरा चरण 25 सितंबर को है। इसमें श्रीनगर और उसके आसपास वाले इलाके हैं, जैसे गांदरबल और लाल चौक, और जम्मू में रियासी। तीसरे चरण में ज्यादातर इलाके जम्मू के हैं, जैसे जम्मू, नगरोटा और अखनूर। पहले जम्मू कश्मीर में 87 सीटें थीं, लेकिन अब 114 सीटें हैं। लेकिन इस बार 90 सीटों पर चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में 87 लाख वोटर हैं, करीब 21 लाख युवा वोटर हैं, यानी इनकी उम्र 20 से 29 साल की है, और 3,71,000 पहली बार मत देने वाले वोटर हैं। चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर में पिछले कई महीनों से तैयारियां चल रही हैं। यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जो इलेक्शन 6 साल पहले होना चाहिए था, वो अब 6 साल बाद आपको इतना वक्त क्यों लगा? जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ जब से आर्टिकल 370 हटा और सेमी ऑटोनमस स्टेटस जम्मू कश्मीर का रिवोक हुआ, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो किसी भी तबके के हों, दे आर सफरिंग एवरी डे, दे सफर। क्योंकि आप खुद देखते हैं यहाँ पे बाबूडम चल रहा है, यहाँ से ऊपर से लाके लोग हमारे ऊपर बिठाए हैं जो एज वाइस रॉय की तरह फंक्शन करते हैं। उनकी यहाँ कोई पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो वी आर हैप्पी इन द सेंस, वी आर ग्लैड कि अब जो लोगों के मसाइल हैं उनको रिड्रेसल मिलेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, यहाँ अपनी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। लेकिन राज्य में विधानसभा की चुनावों की तारीखों का जो ऐलान किया है वो स्वागत योग्य है। चुनाव ये कोई स्वतंत्र संस्था है, डेट्स अनाउंस करना, चुनाव कब होगा, चुनाव कैसे होगा, कहां पर होगा, कहां बूथ बनेगा, ये उसका अधिकार क्षेत्र है। और मैं एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का स्वागत करती है। मैं तो इसका स्वागत करता हूं। देर आयत दुरुस्त आयत हमारे यहाँ कहते हैं कि देर से आया, बट चलो फिर भी एक कदम तो लिया, वरना एप्रीहेंशंस बहुत थी। जिस तरह से
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट के अंदर एक वादा, पार्लियामेंट के बाहर दूसरा चीज़ होता था। चूँकि जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ हैं और बहुत ही मतलब इच्छुक है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ असेंबली बननी चाहिए। इससे पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव 2014 में हुआ था। जम्मू कश्मीर के चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा उम्मीदवारों और पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर होता है। चुनाव आयोग ने ये भरोसा दिलाया है कि सबको एक समान सुरक्षा दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल वर्कर्स जाकर कैंपेन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर बाहर अपने मत का दान कर सकें। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।